साथियों नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें आधुनिक समकालीन कलाकार से संबंधित साथियों यह वीडियो है, जिसमें आप लोग इसका वीडियो पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें साथियों अमृता शेरगिल आप पढ़ें या राय पढ़ें, उसके बाद गगनेन्द्रनाथ टैगोर पढ़े। तो 3-4 कलाकारों को आप लोग पढ़ चुके हैं साथियों। तो अगला जो आज का कलाकार है रविन्द्रनाथ का टैगोर से चल रहा था साथियों। तो बीच में वीडियो उसका रुक क्या गया था कि थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आज फिर से थोड़ा चलेगा वहाँ पे नहीं। तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या हुआ था, जन्म 1861 में कहाँ हुआ था, कोलकाता के जोरा साकू ठाकुरवाड़ी में। मृत्यु 1941 में हुआ था। तो इनके द्वारा एक चित्र बनाया हुआ था साथियों, जिसका नाम था नृत्यरत स्त्री। 1928 में ये चित्र को बनाया था। नृत्यरत स्त्री मतलब एक नृत्य करते हुए स्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, देवेंद्रनाथ ठाकुर था। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। तो आज आगे से देखते हैं इनके आगे से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो संतान थे, ये किसकी संतान थे, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के। किसके संतान थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर के। इनकी माता का क्या नाम था, शारदा देवी, यानी पिता का नाम देवेंद्र ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी। रविन्द्रनाथ टैगोर किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और चित्रकार के रूप में क्या हुए, ये विख्यात हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आगे देखते हैं। भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता किसे माना जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है नोबेल पुरस्कार विजेता। न भारतीय साहित्य के क्षेत्र में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। वह एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों जैसे भारत का जनगण और बांग्लादेश का अमर सोनरा बांग्ला राष्ट्रगान बनी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। एक ही गीत इनके 2 देशों के लिए राष्ट्रगान साबित हुई। तो एक बंगाल के लिए, दूसरा भारत के लिए। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि थी तो शांत निकेतन थे। किसकी कर्मभूमि थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि शांत निकेतन थी। शांत निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचार्याश्रम नामक एक छोटा सा शिक्षण संस्थान कब खोला था, तो 1901 ईस्वी में। शांत निकेतन के रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांत निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कब खोला था, तो 1901 में। आगे देखते हैं। बीरभूम जिले के बेलापुर में प्रसिद्ध शांत निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ और इनके पिता देवेंद्रनाथ, तो उन्होंने मिलकर शांत निकेतन की स्थापना किए थे। कहाँ, बीरभूम के बेलपुर पे। प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो शांत निकेतन की स्थापना किसने किए थे। अगर ऑप्शन में रहे रविन्द्रनाथ तो रविन्द्र लगाएंगे, अगर देवेंद्रनाथ रहेगा तो आप देवेंद्र लगाएंगे। इनके पिता के, तो यानी बेटे और बाप दोनों मिलकर 1863 में शांत निकेतन की स्थापना किए थे बीरभूम जिले में, पश्चिम बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब का स्थापना कब किया, तो 1915 में किए थे, जोरा साको में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब का स्थापना कब किए थे, तो 1915 में जोरा साको में। तो इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्टार लगाइए सब प्रश्न। अगला, शांत निकेतन में कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ ने कब किया था, तो 1919 में। शांत निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। शांत, ये भी स्टार है। शांत निकेतन कहाँ से, बीरभूम पश्चिम बंगाल में है शांत निकेतन, वहीं पे है साथियों। शांत निकेतन कहाँ है, बीरभूम पश्चिम बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 में। रविन्द्रनाथ की पुस्तक जो गीतांजलि थी, इसको साथियों नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगाई थी, तो 1930 में लगी थी। इनके चित्रों की जो पहली प्रथम प्रदर्शनी थी 1930 में, तो पेरिस की गैलरी ऑफ पिगाले में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों, स्टार लगाइए। यहाँ से लगभग आपको साथियों कम से कम बंगाल से लिए और आधुनिक समकालीन कला से कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लगभग एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा साथियों। इससे कम नहीं रहेगा, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना प्रारंभ किया था, तो 1928 में। लगभग 67 वर्ष की उम्र में ये चित्रकारी सीख
रहे थे, चित्र बनाना सीखे थे। तो पूछता है किस वर्ष में? 1967 वर्ष की अवस्था में चित्रकारी करना चालू किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों की समानता किससे की जाती है? तो व्यंजनवादी कलाकार से इनकी समानता इनके चित्रों की जाती है, जैसे नोर्डे तथा पाल किली, ये अव्यंजनवादी कलाकार हैं साथ ही, तो इन्हीं से ही इनकी तुलना की जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर की। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है न। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, आत्मचित्रण यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? तो ये अतियथार्थवाद से प्रभावित है। इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार भी माना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि किसे निम्न में से किसे भारत का आधुनिक कलाकार माना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वाद से जुड़े थे? तो अतियथार्थवाद से जुड़े थे। आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार, देखिए प्रश्न बन गया, आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार तो रविन्द्रनाथ टैगोर, स्टार लगाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र कैसे थे? आधुनिक विमूर्त शैली के थे साथियों। आधुनिक शैली या आधुनिक विमूर्त शैली मान के चले, ये भी पूछता है न। 2011 ईस्वी में किस कलाकार के 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर द लास्ट हार्वेस्ट नामक एक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और शिव निर्देशन में न। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन से कलाकार थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनकी 2011 में 15वीं जन्म शताब्दी पर द लास्ट हार्वेस्ट नामक एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म पर। आर शिव कौन थे? तो कला इतिहासकार थे, इन्हीं के द्वारा कला प्रदर्शनी भी की गई थी। आर शिव कौन थे? इतिहासकार थे, पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र अब देख लेते हैं, इनके द्वारा बनाए हुए प्रमुख चित्र, जैसे लाफिंग फेस हो गया, राजहंस हो गया, पक्षी हो गया, मशीन मैन हो गया, सफ़ेद धागे। रविन्द्रनाथ टैगोर के फेमस चित्र, प्रसिद्ध चित्र साथियों, चिड़ी हो गया, ट्रीज हो गया, मेल हेड है, मैन राइडिंग है, डंकी है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र हैं न। लाफिंग फेस, राजहंस, पक्षी, मशीन, सफ़ेद धागे, चिड़िया, ट्रीज, मेल हेड, मैन राइडिंग है, डंकी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये प्रमुख चित्र हैं साथियों। तो अगले जो आपके कलाकार हैं साथियों समकालीन, यहाँ F.N. सूजा साहब कौन है साथियों? F.N. सूजा, जिनका पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। इनका जन्म 1924, मृत्यु 2002 में हुआ था। तो जन्म उनका साथियों 12 अप्रैल 1924 को गोवा के साली गांव में हुआ था। कहाँ होता? गोवा के साली गांव में 1924 को। या फिर सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का ये निर्वासनाओं के चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे। निर्वासनाओं समझ यानी कि बिना कपड़े की जो चित्रकारी करते थे, नग्न अवस्था जिसे कहा जाए। तो निर्वासनाओं के चित्र के लिए कौन ज़्यादा फेमस थे? तो सूजा साहब, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। पूछा जाता है साथ ही निर्वासनाओं के चित्र के लिए कौन फेमस है, कौन जाना जाता है? तो न्यूटन सूजा, स्टार लगाइए। सूजा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो मुंबई से, जे स्कूल ऑफ मुंबई से उनकी कला शिक्षा हुई थी सूजा की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किसने सक्रियता से भाग लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने वाले कलाकार 1942 में थे फ्रांसिस न्यूटन सूजा। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी जे स्कूल ऑफ आर्ट से थी। ये भी पूछा जाता है साथियों कि फ्रांसिस न्यूटन शिक्षा कहाँ लिए थे? अपने विरुद्धी स्वभाव के कारण सूजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कब जुड़े? तो 1947 में जुड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी से। अब एक ग्रुप है, देख लेते हैं। एक वैसे तो एक ग्रुप पर मैं एक वीडियो अलग से आपको बना के दूंगा साथियों, जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप से संबंधित एक वीडियो अलग दूंगा। तो इसमें एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप को देख लेते हैं जिसका नाम है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसकी स्थापना 1947 को हुई थी। यह कौन सा ग्रुप है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। पूछा था ग्रुप से संबंधित, तो इसका स्थापना 1947 में था। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसे पैक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट को पैक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो स्थापना 1947 में थी। स्थापना प्रगत समूह की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ के साथ में जो पैक ग्रुप है इसकी जो स्थापना हुई थी मुंबई में हुई थी। इसमें पैक के जो सदस्य थे 6 सदस्य थे। भी पूछा था पैक ग्रुप में कितने सदस्य थे? तो पैक ग्रुप में 6 सदस्य थे, 6 सदस्य कलाकार थे, जिसमें सूजा थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, के आचार्य, सैर हैदर राजा, M.F. हुसैन, गायताड़े, B.S. बाकरे। तो ये 6 सदस्य साथियों जो पैक ग्रुप के सदस्य थे, 6 कलाकार सदस्य।
इसकी स्थापना 1947 में कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो प्रोफेब आर्टिस्ट ग्रुप में 1947 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हुई थी। इसके जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछता है कि इसमें कितने सदस्य थे, तो 6 हो गए। इसकी स्थापना 1947 में कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो संस्थापक थे, और तो ये पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो ये ऑप्शन सूजा साहब थे। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? ये ऑप्शन सूजा साहब ने। इस प्रश्न को स्टार लगाइए साथी ना। इसके संस्थापक भी हुए सूजा, और घोषणा पत्र जो लिखे ये भी हुए सूजा साहब। आगे देखते हैं, पाइक के सचिव का नाम बताइए, तो ये सूजा। 3 चित्र थे न, पाइक के सचिव थे, और पाइक का घोषणा पत्र लिखे थे, और ये संस्थापक थे पाइक ग्रुप के। तो कौन? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। प्रगति समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन सूजा था, जो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? तो सैयद हैदर राजा थे, जो प्रगतिवादी समूह के सदस्य थे, और जाकर ये पेरिस में बस गए थे। कहाँ बसे थे? पेरिस में। कौन? सैयद हैदर राजा। किस ग्रुप के सदस्य थे? पाइक ग्रुप के सदस्य थे सैयद हैदर राजा। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गाय तोड़े जाने जाते हैं, पेंटर थे। तो गाय तोड़े क्या थे साथी? पेंटर थे, पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, पाइक की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1949 ईस्वी को। पाइक ग्रुप की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो मुल्कराज आनंद इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। पहली प्रदर्शनी थी, तो पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने, पाइक ग्रुप के। आगे देखते हैं, पेशावर पाकिस्तान में, पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में जन्मे मुल्कराज, यानी कि मुल्कराज का जो जन्म हुआ था कहाँ होता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान कहाँ होता है? पेशावर में। पेशावर को पाकिस्तान न। ये इंग्लिश साहित्यकार थे मुल्कराज आनंद न। अनट चेवल के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद साहब है। साथियों, बहुत तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वीडियो आप लोगों के लिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी रुके ना साथियों, क्योंकि 148 फतेह करना है। 148 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर लाना है अपने यहाँ एक ऑनलाइन क्लास से साथियों। तो यहाँ अनिट चेबल के जो लेखक है पुस्तक है, तो मुल्कराज आनंद इसके लेखक है। पैक का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था पूछ रहा है? तो सदानंद बाकरे जो थे साथियों, पैक ग्रुप के कलाकार थे, ये मूर्तिकार थे, ऐसे पूछता है। 15 नवंबर 2015 को मुंबई में सुथवी की एक नीलामी में सदानंद बाकरे की मूर्ति रेड शिव क्या था? रेड शिव कितने रुपए में बिकी थी? तो 20 लाख रुपए में बिकी थी। सदानंद बाकरे की ये क्या थी? चित्र था रेड शिव, तो 20 लाख रुपए में बिकी थी। कब? 2015 में। प्रोफेसर लेगहैमन कौन थे? तो ऑस्ट्रेलियन के एक कलाकार थे साथियों। तो आगे देखते हैं, आगे फ्रांसिस न्यूटन सूजा से देखते हैं न। थैनेटास को मारता इरास 1984 ईस्वी का कैनवास पर तैल रंग का चित्रकार है, तो किसने बनाया था इस चित्र को? तो यह सूजा ने बनाया था। ये चित्र का नाम है थैनेटास को मारता इरास, तो 1984 में बनाया था यह सूजा। प्रोटेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1949 ईस्वी को चित्रकार कौन थे न? ये रचना है इनकी, देखिए, जिसका नाम है प्रोटेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, तो यह फिर सूजा ने। अगला आटो प्रीमिंगर चित्र किसका है? तो सूजा साहब का ही है। ये भी चित्र इन्हीं का है, सूजा साहब। द लास्ट सफर न, कौन थे इसके चित्रकार? सूजा थे। तो सन देख लीजिए 1989 के, क्योंकि लास्ट सफर और लोग बनाए ना, कंफ्यूजन होगा आपको, तो यहाँ पे डेट दे देते हैं। वर्ल्ड एंड लाइन, ये भी है, वर्ल्ड एंड लाइन पुस्तक है। वर्ल्ड एंड लाइन, इसके जो लेखक है सूजा साहब है, फ्रांसिस सूजा पुस्तक है। यह फिर सूजा की पेंटिंग न्यूड जिसे गुआस भी कहा जाता है, तो कहाँ रखा गया? कुमारी गैलरी में रखा गया। तो पूछा जाता है कि न्यूड के चित्रकार कौन है? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा साहब है। ये पूर्ण निर्वस्त्र चित्र है साथियों, इसलिए निर्वस्त्र के लिए ही जाने जाते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा। सूजा का देहांत कब हो गया था? 28 मार्च 2002 को मुंबई में। 28 मार्च 2002 को सूजा का देहांत हो गया था, यानी कि स्वर्गवासी को लोकवासी हो गए। 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताजमहल होटल में सोने की नीलामी में बाउल्डलेस इंडिया में सबसे अधिक कीमत में बिकने वाली
न 6.86 करोड़ रुपए। पेंटिंग लास्ट सफ़र के कृतिकार कौन थे? तो या फिर हम सूर्य थे। इनकी जो कृत थी लास्ट सफ़र तो 6.86 करोड़ रुपए में बिकी थी साथी सुधवी की नीलामी में 2019 में। अगला है आपका यस एच राजा। अगले जो कलाकार हैं आपके वो यस एच राजा साहब हैं। सैयद हैदर राजा जिन्हें कहा जाता है साथी। इनका जन्म 1922 में, मृत्यु 2016 में हुए थे न। फरवरी 22 1922 फरवरी 22 को कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मड़ला जिले बवरिया नामक ग्राम में न। मध्य प्रदेश था, मड़ला जिला बवरिया नामक ग्राम में सैयद हैदर राजा का जन्म हुआ था 22 फरवरी 1922 को। तो बिंदु चित्र देखिए, बिंदु चित्र के लिए कौन जाने जाते हैं? तो सैयद हैदर राजा है साथी जो बिंदु चित्र के लिए जाने जाते थे। तो ये बिंदु नाम से एक श्रृंखला बनाते थे, बिंदु चित्र श्रृंखला बनाए यस एच राजा ने। बिंदु 1981 में कैनवास पर एक्रेलिक संग्रह ललित कलाकृति प्रगत आदि समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? सैयद हैदर राजा द्वारा बनाया न। राजा के बिंदु प्रतीक है अद्वितीय ऊर्जा के। राजा ने वर्ष 2000 के बाद किस विषयों पर आधारित अपने चित्र बनाए? कुंडलिनी और महाभारत संबंधित न। क्या क्या था? कुंडलिनी था, नाग था और महाभारत संबंधित इन्होंने चित्र को बनाया था। कुंडलिनी 2001 चित्र राजा ने किस माध्यम में बनाया था? कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम से बनाए थे। कुंडलिनी का जो चित्र था 2001 में न किस माध्यम से बनाए थे? कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम से ये चित्र बनाए थे। अगला है अंकुरण, ये भी चित्र है इनका अंकुरण। अगला है कुंडली, फिर है अंकुरण और चित्र किसने बनाया था? तो यस एच राजा ने बनाया था। राजा के कौन से चित्र भारत के विभाजन व मुंबई के दंगे में मुसलमानों के उत्पीड़न के दौरान प्रकट होने वाले उनके दुख तथा पीड़ा को दर्शाते हैं? तो सिटी स्केप तथा बारामुल्ला न। तो ये जो है साथियों बहुत ही बढ़िया चित्र है इनका। राजा के कौन से चित्र हैं जो भारत के विभाजन व मुंबई के दंगे न, भारत के विभाजन और मुंबई के दंगों से संबंधित चित्र थे जिसे मुसलमानों के पीड़न के दौरान प्रकट किया गया था। तो सिटी स्केप तथा बारामुल्ला नामक एक चित्र था। प्रसिद्ध चित्र हार्ट द किंगनेस 1951 में कागज पर गुआचे माध्यम से किसने बनाया था? सैयद हैदर राजा पूछा जाता है। गैंगस्टेशन, ये भी इनका चित्र। गैंगस्टेशन कैनवास पर किस माध्यम से? तैल रंग से किसने बनाया था? सैयद हैदर राजा ने बनाया था। राजा ने ब्लैक सन, ये भी चित्र है इनका। ब्लैक सन चित्र किस माध्यम में? कागज पर गुआचे भी पूछा जाता है साथ ही स्टार लगाइए। राजा का चित्र ट्रे, एक चित्र राजा द्वारा बनाया गया जिसका नाम है ट्रे न, किस माध्यम में था? तो कैनवास पर एक्रेलिक में। तो ये भी पूछा जाता है इनके द्वारा बनाए हुए चित्र। किस कलाकार ने युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने हेतु भारत में राजा फाउंडेशन की स्थापना? यस एच राजा ने। कौन किए थे? राजा फाउंडेशन का स्थापना किए थे यस एच राजा ने, जिसमें युवाओं को, जो भारतीय कलाकार युवा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राजा फाउंडेशन की स्थापना सैयद हैदर राजा ने किया था। राजा का विवाह किससे हुआ था? जमीना मोंजिला से, ये इनकी पत्नी थी राजा की। जमीना मोंजिला कौन थे? तो राजा की छात्र मित्र थे साथियों, इनके छात्र मित्र थे, यानी कि ये क्लास फेलो थे और इन्हीं से शादी कर लिए थे। जमीना मोंजिला किस रूप में प्रसिद्ध थे? मूर्तिकार थी। जमीना मोंजिला जो थे साथी ये क्या थे? मूर्तिकार थे, मूर्तियाँ बनाते थे। सैयद हैदर राजा थे दृश्य चित्रकार, सैयद हैदर थे ये दृश्य चित्रकार थे न। तो हम लोग अब किसको देख रहे हैं साथियों? राजा को, सैयद हैदर राजा की पेंटिंग को देख रहे हैं साथियों न। बहुत ही जबरदस्त कलाकार हैं सैयद हैदर राजा। मैं 14 जुलाई 2015 को कहाँ से यार न 14 जुलाई 2015 ईस्वी को किस भारतीय कलाकार को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर मिला था? तो सैयद हैदर राजा को ही फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, लीजन ऑफ द ऑनर।
किसे मिला था? सैयद हैदर राजा को 2015 में पुरस्कार पूछा जाता है, साथ में स्टार लगाइए। राजा को पद्मश्री तथा पद्म विभूषण सम्मान कब मिला था? पद्मश्री तथा पद्म विभूषण सम्मान के तो 1981 में और पद्म विभूषण 2007 में मिला था। वर्ष 2013 ईस्वी में किस कलाकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो सैयद हैदर राजा को ही ना, सैयद हैदर राजा को 2013 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सौराष्ट्र किसकी पेंटिंग है? सौराष्ट्र किसकी पेंटिंग है? तो सैयद हैदर राजा की पेंटिंग थी सौराष्ट्र साथियों। 10 जून 2010 को राजा की पेंटिंग सौराष्ट्र क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी? तो 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थी, जिसे किरण नादर ने खरीदा था। किसने खरीदा था? किरण नादर ने खरीदा था। 16.42 करोड़ रुपए में यह बिकी थी सौराष्ट्र पेंटिंग, सैयद हैदर राजा की पेंटिंग थी। 2014 की क्रिस्टी नीलामी में राजा की पेंटिंग ला टेरे व चर्च, क्या है चित्र का नाम? ला टेरे व चर्च एट म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी? तो क्रमशः 18.61 करोड़ रुपए में बिकी थी ला टेरे। सैयद हैदर राजा की अभी पेंटिंग थी ला टेरे। सुब्बी की राजा की पेंटिंग तपोवन, एक पेंटिंग और है इनका, जैसे इसका नाम है तपोवन। क्या नाम है? तपोवन। 1972 बनाए थे ये। 14,72,000 डॉलर में बिका था। राजस्थान एक पेंटिंग है इनका, ये भी राजा द्वारा बनाया गया है एक्रेलिक माध्यम में। राजस्थान। किसने कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से संसार नामक चित्र बनाया? तो संसार नामक चित्र किसने बनाया था? तो सैयद हैदर राजा 1994 में साथी। अगला है 23 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की उम्र में किस महान भारतीय कलाकार का निधन दिल्ली में हो गया था? तो दिल्ली में जिसका निधन हुआ था वो सैयद हैदर राजा थे। 23 जुलाई 2016 को ये 94 साल के होके तब दिल्ली में इनका निधन हो गया था। राजा के कुछ अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं साथ ही, इनके जो है कुछ और अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं, इन प्रसिद्ध चित्रों को देख लेते हैं। जैसे संसार हो गया, सैरीग्राफ चौपाटी हो गया, राजस्थान चित्र श्रृंखला हो गया, आज हो गया, कश्मीर की एक गली हो गया, पतझड़ हो गया, झेलम हो गया, प्रकृत हो गया, ओएसिस हो गया, जल हो गया, नादबिंद हो गया, न इनआइडिबल। तो ये सैयद हैदर राजा के क्या थे? प्रसिद्ध चित्र थे साथी। तो अगला जो आपके चित्रकार हैं जिनमें है कृष्ण जी हावला जी आरा। क्या नाम है इनका साथियों? कृष्ण हावला जी आरा। इनका जन्म 1914 में, मृत्यु 1985 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म साथियों? 1914 में बेलाराम सिकंदरा में। बेलाराम कहाँ है? सिकंदरा में, 14 अप्रैल को बेलाराम सिकंदरा में 1914 को इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा एक चित्र है, देखिए फिगर बनाए हुए साथियों, जिसमें है जीनियस का फूल। क्या है साथियों? ये जीनियस के फूल बनाए हैं ना KH आरा, एक कैनवास पे तैल रंग माध्यम में यह चित्र बना हुआ। आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी 1942 में कहाँ हुई थी? चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में। कहाँ थी साथ इनकी पहली कला प्रदर्शनी 1942 में? तो चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में हुई थी इनकी पहली कला प्रदर्शनी, KH आरा साहब का ना। आरा पैग में किस पद पर नियुक्त है? तो पैग यानी पैग ग्रुप, पैग ग्रुप न। आरा पैग में किस पद पर नियुक्त किए गए थे? तो जनसंपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किए। पैग का वह कलाकार जो आजीवन कुंवारा रहा? तो KH आरा साहब थे। कौन थे साथियों? KH आरा साहब थे, जो आजीवन शादी नहीं किए थे। पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न साथियों। आरा की दत्तक पुत्री का नाम रुखसाना पठान था। इनकी जो आरा की दत्तक पुत्री थी साथियों, जिसे गोद लिए थे, तो इनका नाम था रुखसाना पठान। वर्ष 1963 में आरा ने मुंबई में अपने किस चित्र श्रृंखला को प्रदर्शित किया था? ब्लैक न्यूड। ब्लैक न्यूड इनका चित्र था। आरा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो स्थिर चित्रण करते थे। स्थिर चित्र तत्पश्चात नग्न कृतियों का भी ये चित्र बनाते थे KH आरा साहब। तो नग्न चित्रों के लिए KH आरा साहब जाने जाते थे, स्थिर चित्र तथा नग्न चित्र के लिए। आरा के कुछ प्रसिद्ध चित्र जैसे मछली, क्या है इनके प्रसिद्ध चित्र साथी? जैसे मछली है, क्या है? मछली, हरा सेब, लाल मिर्च, चीनी बर्तन, उन्मुक्ता, घोड़े की सर पर दौड़, मेले से वापसी,
तथा लकड़ हारे। तो ये KH आरा के कुछ प्रसिद्ध चित्र साथी। तो इन प्रश्नों को आप एक दो बार याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अगला है YF हुसैन। अगले जो कलाकार हैं समकालीन कलाकार के, उनका नाम है साथियों, क्या नाम है? YF हुसैन साहब ना, मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म 1915, मृत्यु 2011 में हुए थे। तो जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पांडरापुर नामक ग्राम में या कस्बे में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के सोलापुर के पांडरापुर नामक गांव में। YF हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1915 ईस्वी को सोलापुर पड़ार में, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इनके द्वारा एक बनाया हुआ चित्र है साथियों YF हुसैन का, जो है घोड़ा। क्या है साथियों? घोड़ा। घोड़े के लिए जाने जाते थे YF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। तो ये घोड़ा चित्र है, कैनवास में तैल रंग से बनाया गया चित्र है घोड़ा YF हुसैन द्वारा। चित्रकार YF हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। तो पूछा जाता है मकबूल फिदा हुसैन है, पूछा जाता है सब। प्रसिद्ध चित्र नीली रात। नीली रात के चित्रकार कौन है? तो YF हुसैन साहब। नीली रात के जो चित्रकार हैं YF हुसैन साहब है। प्रसिद्ध चित्र जमीन। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। जमीन भी चित्र किसका है? YF हुसैन। नीली रात, जमीन, स्टार लगाइए इन सब प्रश्नों के साथ ही, डबल स्टार लगाइए। नीली रात, जमीन किसका है? YF हुसैन क्या है। अगला है आपका, हुसैन की उनकी किस कृति के लिए ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जमीन के लिए इन्हें नई दिल्ली से प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। एक कैनवास में तैल रंग से बनाया गया चित्र था, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। नई दिल्ली में रखा गया है। अगला है सेकेंड एंड 1958 के चित्रकार कौन है? तो YF हुसैन। ये भी चित्र है सेकेंड एक्ट इनके चित्र हैं साथियों YF हुसैन के। अगला YF हुसैन प्रसिद्ध है तो अपने घोड़े चित्रों के लिए क्या है? जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। तो हुसैन के अश्व श्रृंखला के दो विशेष चित्र कौन कौन से हैं? द हॉर्स दैट लुक्स बैक, और दूसरा क्या है? सन परसुइड बाय हॉर्सेज। ये दो चित्र हैं जो YF हुसैन के हैं। इन दो चित्रों की अश्व श्रृंखला है, इनकी अश्व श्रृंखला, घोड़े की श्रृंखला नामक चित्र है। किसने पेंट किया था? लैंप और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप। 1950 में YF हुसैन, यानी कि लैंप और मकड़ी नामक चित्र किसका था? तो YF हुसैन का था। स्टार लगाइए इसको। अगला है 1963 में फरी, क्या है साथियों? फरी नामक पेंटिंग किसका था? तो YF हुसैन का था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 26 मार्च 1958 को सुदबी की मदद से जो मुंबई में जवाहर नामक जहाज पर चित्रों की नीलामी की गई थी ना, उसमें हुसैन के चित्र थे। किसके चित्र थे? हुसैन के। फ्रीडम डिबेट टू सफदर हाशमी नामक चित्र कितने मूल्य में बिका था? तो 10 लाख रुपए में बेचा था। YF हुसैन का चित्र था ना, डिबेट टू सफदर हाशमी नामक चित्र था। YF हुसैन की कृत लैंप और मकड़ी के बीच की तुलना पिकासो की किस पेंटिंग से की जाती है? पिकासो किस पेंटिंग से लैंप और मकड़ी की तुलना की जाती है? तो एबिनान स्त्रिया से। स्टार लगाइए। YF हुसैन द्वारा निर्मित पोर्ट्रेट ऑफ द जाकिर हुसैन कैनवास पर तैल रंग कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र रखा गया। पोर्ट्रेट ऑफ द जाकिर हुसैन किसका है? YF हुसैन का है चित्र। मदर टेरेसा चित्र किसका है? YF हुसैन का है। राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र रखा गया है, मदर टेरेसा। सेकेंड एक्ट YF हुसैन का चित्र है। YF हुसैन को किस कलाधारा के लिए जाना जाता है? समकालीन कलाधारा के लिए YF हुसैन को जाना जाता है साथियों। DD देवला लीकर से हुसैन ने शिक्षा कहाँ पाई थी? तो इंदौर में। इंदौर से DD देवला लीकर से YF हुसैन ने कला शिक्षा ली थी इंदौर में। किस कलाकार ने अपने कैरियर सिनेमा पोस्टर कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? तो YF हुसैन थे। कौन से साथी? YF हुसैन ने जिन्हें सिनेमा पोस्टर कट आउट के रूप में अपना जीवन स्टार्ट किया था, पेंटर के रूप में। किस कलाकार ने फैंटेसी नामक एक बच्चों
खिलौने बनाने वाली फार्म में नौकरी किए थे, तो एम.एफ. हुसैन थे जहाँ पे नौकरी किए थे। एक खिलौना बनाने का एक कंपनी थी, उसमें पे एम.एफ. हुसैन ने काम किया। किसने नूतन और तनुजा जैसी नामचीन अभिनेत्रियों के लिए फर्नीचर बनाए थे, तो एम.एफ. हुसैन साहब थे। इम्पॉर्टेंट है। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, मकबूल फिदा हुसैन के चित्र थे जो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है साथियों, तो एम.एफ. हुसैन को पिकासो के बराबर माना जाता है। हुसैन की बनाई हुआ पेंटिंग जिस पर 17 सितंबर 1982 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया चित्र था, इस पे डाक टिकट जारी किया गया था। 1955 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार किसे मिला, तो एम.एफ. हुसैन को ही मिला था 1955 में। हुसैन ने वर्ष 2000 में गजगानी नामक फिल्म बनाई किसके ऊपर, तो माधुरी दीक्षित के ऊपर गजगानी नामक एक फिल्म बनाए थे। स्टार लगाइए। हुसैन की फिल्म गजगानी में किन कलाकारों ने अभिनय किया था, तो गजगानी जो फिल्म थी एम.एफ. हुसैन की, उसमें माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह ये कलाकार थे जिसमें काम किए थे गजगानी में। ये किसका है, एम.एफ. हुसैन का था। गजगानी फिल्म मोहब्बतें के एक दृश्य में किसे फिल्माया गया था, तो एम.एफ. हुसैन को ही मोहब्बतें फिल्म में दर्शाया गया था। वह 2004 में हुसैन ने अपने कलाकार पुत्र ओवैस हुसैन के साथ कौन सी फिल्म बनाई थी, इनका पुत्र था ओवैस जो कलाकार था, इसके साथ इन्होंने मीनाक्षी आटेल आदि थ्री फिल्म बनाए थे। तो अपने पुत्र के साथ मीनाक्षी आटेल थ्री सिटीज फिल्म किस पर है, तो तब्बू जो हीरोइन थी उस पर आधारित था फिल्म। किस चित्रकार ने लास्ट सफर चित्र किया था, तो एम.एफ. हुसैन ने लास्ट सफर चित्र का चित्रकारी किया था। ढोलकिया किसका है, मकबूल फिदा हुसैन का। जनगण में है। भारत के अब तक सबसे विवादित कलाकार एम.एफ. हुसैन। स्टार लगाइए। हुसैन ने कतार की नागरिकता कब ली, तो 2010 में। भारत माता जब चित्र बनाते थे इन्हें विवादित चित्रकार कहा गया। कतार की नागरिकता स्वीकार की उसी समय से। किसने 2010 में हुसैन को 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से एक माना था, तो जॉर्डन रॉयल थे। कौन थे साथियों, जॉर्डन रॉयल थे जो इन्हें 500 मुसलमानों में से सबसे प्रभावशाली मुसलमान माने थे। 9 जून 2011 को 95 वर्ष की आयु में एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ हो गई थी, तो पूछा जाता है साथियों एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, तो 2011 में थी। 95 वर्ष की आयु थी। कहाँ हुई थी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था इनकी मृत्यु, लंदन में। क्योंकि यहाँ प्रश्न बनता है कि जब कतर की नागरिकता स्वीकार कर लिए थे साथियों, तो कतर में इनको मरना चाहिए, नहीं ये जाके लंदन में मरे थे। एक हॉस्पिटल था, उसी हॉस्पिटल में ब्रुकफुट कब्रिस्ट लंदन में ना हॉस्पिटल जो था लंदन के बैप्टिस्ट अस्पताल था, उसी अस्पताल में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कहाँ दफनाया गया था, ब्रुकफुट कब्रिस्तान लंदन में। लंदन को दफनाया गया था। तो ये रहे साथियों आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2 वीडियो था। कौन सा था वीडियो साथियों, पार्ट 2 वीडियो था। इसका जो पार्ट 3 वीडियो लेके आएंगे अगले वीडियो में लेके आएंगे साथियों। तो वीडियो जैसा लगा तो वीडियो को आप कमेंट जरूर करिए साथियों। वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, पूरा वीडियो आप लोगों को समझ आएगा। उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों। तो इसका जो ग्रुप से संबंधित जितने ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं उनसे एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा आपका अलग से साथी। तो दीजिए उम्मीद इजाज़त साथियों, नेक्स्ट वीडियो जब तक तब तक लिए धन्यवाद साथियों।